टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम अम्ल व क्षारों की संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने आरएनएस की संकल्पना देख ली जिसमें H+ आयन व OH- के आधार पर अम्ल व क्षारों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना देख ली जिसमें प्रोटॉन दाता व प्रोटॉन ग्राही के आधार पर अम्ल व क्षार की व्याख्या की जाती है। इसी प्रकार से तीसरी हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं लुईस जो संकल्पना है उसके बारे में, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या इलेक्ट्रॉन युग्म जो देते हैं उस स्थिति के आधार पर अम्ल क्षार की व्याख्या की गई है। उसमें हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। फिर हम इसके बाद में आगे हम लिखेंगे कि इस प्रकार हम बोल सकते हैं या इस प्रकार अम्ल व क्षार की व्याख्या केवल H+ या OH युक्त पदार्थ ही के द्वारा ही नहीं कर सकते, या फिर हम बोल सकते हैं इस प्रकार अम्ल व क्षार केवल H+ या OH युक्त पदार्थ ही नहीं होते हैं। वे पदार्थ ही नहीं होते हैं अम्ल व क्षार जो H+ या OH- आयन से रिलेटेड होते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य कारण से भी वो अम्ल व क्षार हो सकते हैं, जो हम इन दो संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करके याद कर लिया है। एक जैसे प्रोटॉन दाता व प्रोटॉन ग्राही के आधार पर, एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्राही है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं उसके आधार पर। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में तीनों संकल्पना कंप्लीट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के सामान्य गुणधर्म यानी सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हमारा ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हम लिखेंगे कि इस प्रकार अम्ल या क्षार केवल H+ या OH- युक्त पदार्थ ही नहीं होते हैं। तो इसके बाद में लिखेंगे इस प्रकार अम्ल व क्षार केवल H+ या OH- जो देते हैं वो अम्ल होते हैं, OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है ना, युक्त पदार्थ ही नहीं होते हैं, युक्त पदार्थ ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, लेकिन यदि बात करें इन संकल्पनाओं के द्वारा हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर जो है, ठीक है ना, प्रोटोनों के आधार पर भी अम्ल क्षार का वर्गीकरण कर सकते हैं या उनको अलग से दर्शाया जा सकते हैं। फिर हम आगे लिखेंगे कि इन संकल्पनाओं के आधार पर के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थों के कहने का मतलब जिसमें H+ व OH- से रिलेटेड कुछ न हो, उसके जो पदार्थों के अम्लों व क्षारीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। पदार्थों के अम्लों व क्षारीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद में यदि हम बात करें कि अब जो आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद में जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामान्य गुणधर्म, किसके, अम्लों व क्षारों के सामान्य गुणधर्म। ये हमारी क्या होगी, तीनों संकल्पना हो गई। यानी इस प्रकार का जो हम देख सकते हैं कि अम्ल व क्षार केवल H+ या OH- युक्त ही नहीं होते हैं, पदार्थ ही नहीं होते हैं, बल्कि यदि हम बात करें इन संकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थों के अम्लों व क्षारीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि
इनके सामान्य गुणधर्म अम्ल व क्षारों के, तो ये यहां तक उतार लिया होगा। अब अगला टॉपिक लिखेंगे सामान्य गुण। तो इसमें पहले आप समझ लोगे, फिर मैं एक एक टॉपिक आपको बता दूंगा, ठीक है ना। पहले सारे टॉपिक एक साथ हम क्लियर कर लेंगे। ये तो है हमारा टॉपिक सामान्य गुण, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले 1 नंबर की हम बात करेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीला जो लिटमस पत्र होता है उसको कैसा कर देते हैं, लाल। अम्ल होते हैं वो नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार की यदि हम बात करें, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अंतर भी हो गया ये एक दोनों में अंतर करना चाहिए तो दोनों में क्या हो गया, अंतर भी हो गया, ठीक है। अगला 2 नंबर की हम बात करें कि जो अम्ल है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, वह लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल धातु के साथ यदि अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, वह लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। देखो जैसे हम बात करें, हम इधर लिखेंगे जैसे धातु प्लस अम्ल, क्या बनेगा, लवण प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन द्वारा समझ लेंगे इसको। धातु जैसे हमने ले लिया Zn, जिंक धातु है, अम्ल लिख लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्रिया करेगा, ये इसको यहां से हटा देगा, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। अब इसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पता लगाने के लिए इसे जैसे मान लो साबुन के पानी में से प्रवाहित किया जाए इस गैस को, तो जैसे ही साबुन के पानी में से प्रवाहित करेंगे तो उस स्थिति में इसमें क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। और बुलबुले बनने के कारण जैसे ही बुलबुले बन जाते हैं, तो जैसे ही बुलबुले बनने के पश्चात इसके पास क्या लेकर जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं, तो ये ध्वनि के साथ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो एक ये आ गया कि लवण का निर्माण होता है। अब देखो जैसे हम बात करें, कभी जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो धातु के बर्तन में नहीं बनाते हैं, या धातु के बर्तन में नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जो नींबू होता है उसमें क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। नींबू में अम्ल होता है और वह अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लेगा और विषाक्त लवण का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ये नहीं करेगा ZnSO4, इससे लेना देना नहीं कि ये करे, जिसे केवल इतना याद रखना है कि लवण का निर्माण कर लेता है, विषाक्त लवण का निर्माण कर लेता है। उस स्थिति में हमें उल्टी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि मान लो हम ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है उसमें विषाक्त लवण का निर्माण हो जाता है, और यदि उसका हम सेवन कर लेते हैं हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो खट्टी चीजें होती है वो कभी भी किसमें नहीं रखी जाती है, धातु के बर्तन में नहीं रखी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो जैसे हम बात करें, अम्ल की जगह यदि सार के साथ अभिक्रिया करें धातु, जैसे Zn प्लस सार ले लिया NaOH, ठीक है ना। तो उस स्थिति में किसका निर्माण हो जाएगा, सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम जिंकेट। जो होता है उसका सूत्र होता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये दो क्या होगी इसके स्पेशल लक्षण। और बाकी हम आगे हम पढ़ेंगे कि धातु ऑक्साइडों के साथ जो अभिक्रिया है, अधातु ऑक्साइडों के साथ क्षारों की अभिक्रिया है, धातु ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया है। ध्यान इतना रखना है कि धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु ऑक्साइड होते हैं कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो वो दोनों रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि अम्ल व क्षारों का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, अच्छा चालक भी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ये दो टॉपिक पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। सामान्य गुण में 1 नंबर लिखेंगे हम, 1 नंबर क्या लिखेंगे, अम्ल। क्या कर देते हैं, जो नीला लिटमस पत्र है उसको तो कैसा कर देते हैं, लाल, और लाल लिटमस पत्र को क्षार क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। हम लिखेंगे अम्ल।
नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और दोनों की यदि बात की जाए तो दोनों में क्या हो गया, एक एक अंतर भी हो गया। ये क्या हो सकता है, अंतर के रूप में भी हमें ले सकते हैं कि अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा जो हम बात करेंगे वो दूसरा बात करेंगे कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। 2 नंबर का गुणधर्म यदि हम बात करें, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। यदि हम बात करें क्षार होते हैं वो भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी उसके बाद में पढ़ेंगे। 2 नंबर लिखेंगे, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होता है, उसका निर्माण होता, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे इसका जो है, इसका अभिक्रिया के द्वारा इसको समझना, इसका डायग्राम, और साथ में हम देखेंगे क्षार की किसके साथ अभिक्रिया, जो क्षार है उसकी धातु के साथ अभिक्रिया, जो अगली क्लास में।